हेलो, आवाज आ रही है क्या? सर सारे बच्चे नहीं आए अब तक। इससे पहले लेक्चर था क्या तुम लोगों का कोई? आज लेट लेट है लेक्चर अपना। सर पेपर था अभी। प्रैक्टिकल था? हाँ सर, TWT थी। PWT। तो लास्ट लेक्चर हमने पीरियोडिक से रिलेटेड कराया था ना यार, इनर्ट पेयर वगैरह वो सब हो गया था ना। हाँ सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो देखो, आयनिक कंपाउंड की अगर हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है तो इसके लिए हमें दो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है लैटिस एनर्जी और दूसरा होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है यार? जब वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयन में हम ब्रेक करते हैं, वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयन में हम ब्रेक करते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लैटिस एनर्जी है। ओके, जैसे NaCl सॉलिड है, उसको गैसियस आयन में हम ब्रेक करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम लैटिस एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, साइन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो ये डिपेंड किस पे करती है यार लैटिस एनर्जी? तो लैटिस एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है। अब देखो, लैटिस एनर्जी में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास NaCl में Na और Cl के बीच में क्या आयनिक बॉन्ड है ना, और आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो अगर Na और Cl को हम सेपरेट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? Na और Cl को सेपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना, या उसके अगेंस्ट हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड एनर्जी होगी, ये हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस पर डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी। जैसे मान लो हम यहाँ पर कंपेयर करें LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, इन सब का मान लो हम लैटिस एनर्जी कंपेयर करें, तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव आयन सबके केस में सेम है ना। पॉजिटिव आयन में अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा साइज Li का है ना, तो इसके केस में जो डिस्टेंस है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव सबसे छोटा आएगा। ये हम बोल सकते हैं इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इसी टाइप से मान लो हम कंपेयर करें NaCl एंड MgCl2 में, तो यहाँ पर देखो NaCl में +1 -1 है ना, और Mg2 पॉजिटिव में, मतलब MgCl2 में Mg2 पॉजिटिव है, तो इसके इसमें चार्ज ज्यादा है ना, तो चार्ज ज्यादा है, इसके अलावा Mg2 पॉजिटिव का साइज भी छोटा है, तो इन दोनों फैक्टर की वजह से MgCl2 का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लैटिस एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना सबका? यस सर। ओके, तो अब देखो ये फर्स्ट वाला एनर्जी है जो सॉल्युबिलिटी में काम आएगा।
सेकंड एनर्जी जो है यहाँ पर वो है हाइड्रेशन एनर्जी, ये सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है यार, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? तो देखो जब हमारे पास ये जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये गैसेस आयन में ब्रेक हो गए, अब ये गैसेस आयन के अराउंड H2O मॉलिक्यूल आ जाता है। गैसेस आयन के अराउंड क्या आता है? H2O मॉलिक्यूल आता है। हम बोल सकते हैं गैसेस आयन को H2O मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है, तो वहां पर अट्रैक्शन होता है। वो जो गैसेस आयन है H2O मॉलिक्यूल को एक्चुअली पुल करते हैं, तो अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, जैसे मान लो NaCl से Na पॉजिटिव गैसेस आयन मिला हमें और Cl नेगेटिव गैसेस आयन मिला। अब Na पॉजिटिव जो है वो H2O को कैसे पुल करेगा यार? H2 हमें पता पोलर है ना, उसमें H पे स्लाइटली पॉजिटिव और O पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, O पे स्लाइटली नेगेटिव, H पे स्लाइटली पॉजिटिव, इसलिए H2O का O वाला एंड जो है वो Na पॉजिटिव पुल कर लेगा, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे? सराउंड कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली Cl नेगेटिव जो है वो क्या करेगा? H को अपनी साइड पुल करेगा, H2O का जो H है उसको अपनी साइड पुल करेगा Cl नेगेटिव, क्योंकि उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो इस टाइप से उसके अराउंड भी बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल आएंगे। तो अब देखो ये जो है ये गैसियस आयन है, ओके, एंड इसके अराउंड ये जो मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अभी ये जो बना है ये एक्वस आयन बन गया। ओके, Yes, sir. तो बेसिकली क्या हुआ है, Na पॉजिटिव गैसियस आयन जो है उसको हमने वाटर में डाला, तो उसके अराउंड बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल आ गए और ये हमें एक्वस आयन मिल गया। सिमिलरली Cl नेगेटिव गैसियस आयन जो है उसको हमने H2O में डाला और वहां पर भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आए और हमें जो आयन मिला है वो क्या मिल गया? बाद में एक्वस आयन मिल गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ये Cl नेगेटिव एक्वस आयन हो गया। तो अब दोनों केसेज में अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी, ऑब्वियसली किसका? Na पॉजिटिव का। यहाँ पर जो होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा? Cl नेगेटिव का। दोनों का साइन नेगेटिव होगा बिकॉज एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। समझ आया क्या? हाँ, sir. ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। Done, sir.
हो गया क्या सबका? तो देखो अभी ये एनर्जी जो है कब ज्यादा रिलीज होगी यार? जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। तो अभी अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा यार? ये जो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयन इनकी चार्ज डेंसिटी पे ना, इनकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर छोटा साइज है तो भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अगर चार्ज ज्यादा है तो भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, या चार्ज ऑन आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली, ठीक है। मतलब हमारे पास टोटल हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आयन का हाइड्रेशन एनर्जी ये हो गया, है ना। सिमिलरली नेगेटिव आयन का ये हो गया। समझ आया क्या? यस सर। ओके। तो अगर हमें हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करना है यार, मान लो Li पॉजिटिव, इन सब का हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करना है। तो देखो सभी केसेस में चार्ज जो है वो क्या सेम है। साइज अगर हम देखेंगे तो Li पॉजिटिव का सबसे छोटा है ना, तो उस केस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बिकॉज छोटा साइज के केस में हमारे पास ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा और अट्रैक्शन ज्यादा, है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब Li पॉजिटिव का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ऑर्डर ये होगा। क्लियर है क्या? अब देखो अगर हमारे पास अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो H2O मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ना वो भी ज्यादा सराउंड करेंगे, है ना। ये हम बोल सकते हैं जो एक्वस आयन बनेगा बड़ा हो जाएगा। ओके। तो ऐसा है कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा ही हमारे पास एक्वस आयन का रेडियस होगा। ओके। एक्वस आयन का रेडियस मतलब हाइड्रेटेड रेडियस भी बोल सकते हैं। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है क्या? ठीक है। मतलब यहां पर अगर कंपेयर करें साइज, तो Li पॉजिटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस, K पॉजिटिव एक्वस, Rb पॉजिटिव एक्वस एंड CS पॉजिटिव एक्वस, इन सबका अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा यार? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? Li पॉजिटिव एक्वस का साइज सबसे बड़ा होगा। गैसियस आयन का साइज सबसे छोटा था, है ना, लेकिन उसने क्या है सबसे ज्यादा H2O मॉलिक्यूल को पुल किया, अट्रैक्ट किया, तो उससे उसकी वजह से H2O मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए इसके अराउंड। ओके। तो H2O मॉलिक्यूल ने ज्यादा सराउंड कर लिया, ज्यादा मॉलिक्यूल से सराउंड कर लिया, तो साइज बड़ा हो गया। ओके। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है सेम वही ऑर्डर एक्वस आयन के साइज का हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड रेडियस का हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस इसी सर। टाइप से आयनिक मोबिलिटी की अगर हम बात करें, आयनिक मोबिलिटी जो है वो क्या बताता है यार कौन सा आयन कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव करेगा, है ना। तो यार बड़ा जो आयन है वो तो स्लो मूव करेगा और जो छोटा आयन है वो फास्ट मूव करेगा। क्लियर है क्या? बड़ा आयन स्लो मूव करेगा, छोटा आयन फास्ट मूव करेगा, है ना। और हम आयनिक मोबिलिटी जो है वो सॉल्यूशन में ही देखते हैं, मतलब एक्वस आयन की आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आयन यहाँ पर देखो Li पॉजिटिव है एक्वस, है ना, तो ये सबसे स्लो मूव करेगा, या हम बोल सकते हैं इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो आयनिक मोबिलिटी जो है उसका ऑर्डर उल्टा हो जाए। ओके। तो आयनिक मोबिलिटी जो है उसका ऑर्डर ये रहेगा। क्लियर है सबको? यस सर। सर ठीक है, एंड में याद रखना। हाँ बोलो। सर हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी सेम होते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन, सॉरी क्या बोल रहे हो? हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी सेम होते हैं क्या? फाउंडेशन, सॉल्वेशन
फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन का तो अलग है ना, वो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना तुम। सॉल्वेशन एस। अच्छा हाँ, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन सेम कॉन्सेप्ट ही है। देखो सॉल्वेशन क्या है, सॉल्वेशन हम ऐसा बोलते हैं कि गैसेस आयन के अराउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना, उसे बोलते हैं सॉल्वेशन। लेकिन उस सॉल्वेशन का एक स्पेसिफिक केस होता है हाइड्रेशन। कैसे, सॉल्वेशन हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और वो सॉल्वेशन एनर्जी जो है उसमें हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, किसी गैसेस आयन के अराउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ गए। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट वाटर है ना, तो उसको हाइड्रेशन बोल देते हैं, और एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो बोथ आर, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ हाइड्रेशन जो है वो सब पार्ट हो गया सॉल्वेशन का। जनरली हम सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, वाटर ही लेते हैं ना, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। बट अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो फिर उसे हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। ओके, यस सर। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। ओके, तो अब देखो हमने दोनों टाइप की एनर्जी की बात कर ली, हाइड्रेशन एनर्जी भी और लैटिस एनर्जी भी। तो देखो क्या होता है, अगर हमें सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि यार कोई हमारे पास कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हमने वाटर में डाला। अब सॉल्ट को वाटर में डालने पर अगर वो एक्वस आयन बना लेता है, अगर वो सॉल्ट जो है वो क्या बना लेता है, एक्वस आयन बना लेता है, और बिना कोई एनर्जी दिए एक्वस आयन बना लेता है, ठीक है, तो वो सॉल्युबल है। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ यार जो अब हमारे पास हो क्या रहा है एक्चुअली, हम जब किसी सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले वो जो सॉल्ट है गैसेस आयन में ब्रेक हो रहा है ना, तो पहले सॉल्ट गैसेस आयन में ब्रेक हो रहा है, मतलब वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि लैटिस एनर्जी है ना। फिर वो गैसेस आयन के अराउंड H2O मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो जो H2O मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली उनकी वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, है ना, और वहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है लैटिस एनर्जी, वो सेकंड स्टेप की जो एनर्जी रिलीज है उससे ज्यादा है, तो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना। ठीक है, मतलब हम जब हीट देंगे बाहर से तो वो एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बोल सकते हैं सॉल्युबल होगा। ओके, लेकिन हमें सॉल्युबिलिटी कब देखनी हुई, हम ये बोलते हैं कोई भी सॉल्ट जो है सॉल्युबल कब होगा, जब विदाउट गिविंग एनर्जी वो क्या है, एक्वस आयन बना ले, या हम ऐसा बोलेंगे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है सेकंड स्टेप की जो एनर्जी रिलीज है वो ज्यादा है, और फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि लैटिस एनर्जी है वो क्या है, कम। समझ आया क्या? हाँ सर। सॉल्युबिलिटी के लिए लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना। ओके, तो फॉर सॉल्युबिलिटी, हाँ बोलो। की आवाज नहीं आ रही सर बराबर। बराबर आवाज नहीं, बाकी को भी नहीं आ रही क्या? सर बराबर आ रही सर, एकदम। भाई बाकी को बराबर आ रही, तुम्हारी साइड कोई प्रॉब्लम होगी। तो फॉर सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये ग्रेटर देन होगा किससे, लैटिस एनर्जी से। ओके, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या, हाइड्रेशन एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना। ठीक है, अब देखो ये कब होता है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होता है ना आयंस में, आयंस मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की साइज में जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा हमारे पास ये चीज हो जाएगी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ग्रेटर हो जाएगी लैटिस एनर्जी।
ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज मतलब इट इज ऑब्जर्व दैट साइज ऑफ सॉरी साइज डिफरेंस ऑफ आयन अगर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी बढ़ता है, ये देखा गया है। ठीक है, और उसका रीजन वही है कि ऐसे केस में क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है और लैटिस एनर्जी से क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। ओके, तो अगर हमें साइज डिफरेंस ऑफ आयन की बात करनी है तो अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर स्मॉल एन आयन, ठीक है, स्मॉल एन आयन के लिए अगर हम साइज ऑफ कैटायन बढ़ाएं, ठीक है, हमारे पास स्मॉल एन आयन है, जैसे एफ नेगेटिव जो है एंड ओ एच नेगेटिव जो है ये स्मॉल है, स्मॉल एन आयन, ठीक है, बाकी को बड़ा बोलते हैं, रेस्टार लार्ज। ठीक है, तो एफ नेगेटिव और ओ एच नेगेटिव स्मॉल बोले जाते हैं, बाकी लार्ज या बड़े बोले जाते हैं। तो इनके लिए जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लें LIF, ठीक है, इन सब का एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है भाई, तो देखो क्या है, नेगेटिव आयन छोटा है और पॉजिटिव आयन का साइज हम धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं, है ना। तो यार साइज डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होगा, यार बढ़ेगा ना, नेगेटिव आयन तो छोटा है और पॉजिटिव आयन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है ना, तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा ना, तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आयन छोटा और पॉजिटिव आयन धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्योंकि साइज डिफरेंस बढ़ेगा। हाँ, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है, बाकी को भी नहीं आ रही है भाई? ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं सर, ब्रेक नहीं हो रही है, आपको क्लियर नहीं है आवाज। आवाज क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर नहीं है मतलब क्या यार? अभी भी क्लियर, अभी भी वैसी है या क्लियर भी है? योर वॉइस इज साउंडिंग रफ। यार वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता होगा मे बी, क्योंकि अपन जब अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने वहां अभी जो ले रहा हूँ मैं ब्लूटूथ से कर रहा हूँ, तो मे बी ब्लूटूथ की वजह से ऐसा होगा शायद। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या जो पढ़ा रहा हूँ? एक मिनट रुको, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके देखता है, एक मिनट। अभी कैसे आ रहा है? अब एकदम क्लियर है, अब आ रहा है। अभी बराबर है क्या? अभी बराबर है या नहीं है? और बराबर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बराबर है, ठीक है, चलो। तो ब्लूटूथ मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि अगर नेगेटिव आयन छोटा है और पॉजिटिव आयन का साइज हम अगर बड़ा करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर उल्टा हुआ, ठीक है, मतलब हमारे पास बड़ा नेगेटिव आयन है, फॉर बिग नेगेटिव आयन, लार्ज एन आयन, ठीक है, तो लार्ज एन आयन के लिए अगर हम साइज ऑफ कैटायन बढ़ाते हैं,
तो देखो साइज डिफरेंस क्या होगा यार। तुम्हारी आवाज वापस गूंज रही है मेरे इधर, मैं 1 मिनट म्यूट कर देता तुम लोगों को। ठीक है, तो नेगेटिव आयन अगर बड़ा है और पॉजिटिव आयन का साइज अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो अब देखो साइज डिफरेंस कम होगा, तो फिर सॉलिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ऐसे केस में कम हो जाएगी। ठीक है, इसके भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले लिख लो ये। हो गया क्या सबका? हो गया क्या? ओके, तो देखो और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे LiOH, KOH, RbOH, CSOH, पूरा। तो यहाँ पर देखो OH नेगेटिव जो है छोटा है ना, का साइज धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर लेते हैं BeOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये सभी को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव आयन तो छोटा था, पॉजिटिव आयन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करें ठीक है, इन सब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव आयन छोटा, पॉजिटिव आयन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो साइज डिफरेंस जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। बट यहाँ पर यार थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन ये है कि BF2 का सबसे कम होना चाहिए, बट एक्चुअली उसका सबसे ज्यादा होता है। ओके,
तो ये यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन। ओके, तो ये BF2 का सबसे ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली सबसे कम होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि BF2 के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BF2 इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हो गई। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो आई नेगेटिव तो बड़ा है ना, नेगेटिव आयन बड़ा है ना, नेगेटिव आयन जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन जो है और उसका साइज अभी क्या छोटा होता जा रहा है, तो साइज डिफरेंस कम होगा। सॉरी, नेगेटिव आयन बड़ा और पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा करते जा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर भी एक्चुअली एक्सेप्शन है, LII का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट NaI का सबसे ज्यादा है। और इसका रीजन क्या है? LII जो है इसमें फजान्स रूल है। ओके, फजान्स रूल की वजह से LII का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया है। ओके, तो ये भी एक एक्सेप्शन आ गया इसका। रीजन क्या है इसका? फजान्स रूल। ओके, अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर X जो है ClBrI है, तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखो जो नेगेटिव आयन है वो बड़ा है, पॉजिटिव आयन का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो साइज डिफरेंस कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी का यहाँ पर ऑर्डर ये रहे। क्लियर है क्या? तो पॉजिटिव आयन का साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर नेगेटिव आयन छोटा है तो, लेकिन अगर नेगेटिव आयन बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। और जनरली F नेगेटिव और OH नेगेटिव को ही हम छोटा नेगेटिव आयन बोलते हैं, बाकी को जनरली लार्ज बोलते हैं।
हो गया सबका? ओके, तो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हम बात करते हैं LIBR, NABR, KBR, RBBR एंड CSBR। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन बड़ा है, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा होने पर डिफरेंस कम होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम होते जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CSNO3, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव आयन बड़ा है ना, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है ना, तो नेगेटिव आयन बड़ा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा करने पर डिफरेंस कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। ओके, इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है, तो इन सबके केस में भी सेम ऐसा ही है ना, पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा हो रहा है, नेगेटिव आयन ऑलरेडी बड़ा है, साइज डिफरेंस कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ओके, इसी टाइप से BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BeSO4, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है ना। देन अगर हम बात करते हैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CsCl का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नेगेटिव आयन बड़ा, पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा कर रहे हैं, साइज डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन यार ऐसा है कि हम Cl नेगेटिव को वैसे बड़ा आयन मान रहे हैं ना, बट Cl नेगेटिव उतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि F नेगेटिव के जस्ट नीचे आ रहा है ना Cl नेगेटिव, तो उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है Cl नेगेटिव, जितना हम उसको इस तरह से मान के चल रहे हैं। और एक्चुअली जब तुम देखते हो तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का तो ऑलमोस्ट सेम साइज है, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो है उसका ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम साइज होता है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पहले साइज डिफरेंस कम हो रहा होगा और फिर बाद में साइज डिफरेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो पहले जब साइज डिफरेंस कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, लेकिन बाद में जब साइज डिफरेंस बढ़ने लगा तो वापस सॉल्युबिलिटी बढ़ने लग गया है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा देखें तो NaCl का बाकी से जो कंपेरिजन है वो देखो क्या होगा, तो एक्चुअल में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी यहाँ पर LiCl का होता है। फिर जब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखते हैं तो CsCl का सेकंड, RbCl का थर्ड, और इन दोनों का तो मतलब लास्ट में आता है नंबर, मतलब NaCl से ज्यादा सॉल्युबल हमारे पास ये सब है, ओके, ये सब NaCl से ज्यादा सॉल्युबल, तो ये ऑर्डर हो जाता है सॉल्युबिलिटी, क्लियर है। तो लिखो, फिर आगे चलेंगे।
हो गया सबका ना? तो ये हमारे पास आ गया सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं यार कि LII के केस में क्या एक्सेप्शन आ गया था ना, ड्यू टू फजांस रूल। एक फजांस रूल वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फजांस रूल ब्रैकेट में पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो फजांस रूल जो है वो क्या बताता था यार, आयनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर बताता था ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक आयनिक मॉलिक्यूल है AB, उसमें मान लो A पे पॉजिटिव चार्ज है और B पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो A पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास ये देखो A हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, देन पॉजिटिव हो गया मान लो। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से B जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, बी है नेगेटिव, जैसे B नेगेटिव मतलब जैसे Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जो अपने पास ये जो पॉजिटिव आयन है A पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक है, और ये जो B के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, इन पे कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज ही होता है यार, है ना। तो A पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन B के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो क्या करता है, जो A है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या करेगा, पुल करेगा ना। ये जो A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आयन के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी साइड पुल करेगा, लेकिन नेगेटिव आयन की जो न्यूक्लियस है उसको रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी वजह से बी जो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, या बोल सकते हैं बी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास कैसे रहेगा देखो, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, जो बी के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ए ने अपनी साइड क्या कर लिया, पुल कर लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से ठीक है इस टाइप का कुछ आ गया है। क्लियर है क्या? तो ए पॉजिटिव ने क्या किया, बी के जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल कर लिया है, और बी की जो न्यूक्लियस है इसको थोड़ा रिपेल कर दिया है। तो उसकी वजह से हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। ओके, मतलब बी जो है उसका शेप देखो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। ओके, बी का शेप क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब देखो इसकी वजह से हुआ क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बी के वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ए भी पुल कर रहा है और बी भी, है ना। मतलब ए का न्यूक्लियस भी पुल कर रहा है और बी का न्यूक्लियस भी पुल कर रहा है कि नहीं। जो बी के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को दोनों के न्यूक्लियस पुल कर रहे हैं। तो ऐसा ही तो कुछ होता है यार कोवलेंट बॉन्ड में भी। कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम का पकड़ होता ही नहीं होता, होता है ना। ठीक है, तो जैसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कोवलेंट बॉन्ड के, उनको दोनों के न्यूक्लियस पुल कर रहे होते हैं, पकड़ होता है दोनों के न्यूक्लियस का। वैसे यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये
अभी ए से भी पुल हो रहे हैं और बी से भी पुल हो रहे हैं, मतलब ए के न्यूक्लियस से भी हो रहा है, बी के न्यूक्लियस से भी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया आयनिक बॉन्ड। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का, पोलराइजेशन ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अब ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पर करेगा, वो बताते हैं, पहले लिख लो। हो गया सबका? हो गया क्या? ओके, तो अब देखो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पुल कब करेगा, जब इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, है कि नहीं। मतलब इसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छे से पुल कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। इसके अलावा अगर इसका साइज छोटा हुआ तो भी अच्छे से पुल कर पाएगा, है ना। तो जो पोलराइजेशन है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, या हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें यार SnCl2 एंड SnCl4, तो किसके केस में पोलराइजेशन है यार, SnCl4 में ना, बिकॉज उसमें +4 है। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, SnCl4 का, क्योंकि ज्यादा पोलराइजेशन तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। ऐसे PbCl2 एंड PbCl4 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर भी देखो PbCl2 में Pb पर +2 और PbCl4 में Pb पर +4, तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट। ओके, अगर हम कंपेयर करेंगे NaCl एंड MgCl2,
तो यहाँ पर भी देखो Na पर +1 Cl पर +2 है ना, सॉरी Na पे +1 Mg पे +2, तो वहां पर भी यही आएगा है ना। अच्छा Mg पे +2 है तो चार्ज, और Na पे +1 चार्ज है, तो चार्ज की वजह से तो MgCl2 का ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है ही, बट साइज भी उसका छोटा है, तो उसकी वजह से भी वो कोवलेंट होगा। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर हम ले लेते हैं साइज। तो साइज ऑफ कैटायन जो है जितना छोटा हुआ उतना ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा हुआ तो ज्यादा पोलराइजेशन आएगा, ये ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें LiCl एंड NaCl, तो किसका ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा यार? LiCl का, बिकॉज उसमें जो साइज है वो क्या है? छोटा है पॉजिटिव आयन का। क्लियर है क्या? ओके, ऐसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं BeF2 एंड MgF2, तो उस केस में भी सेम हो जाएगा, BeF2 का साइज छोटा है तो उसमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ओके, तो पॉजिटिव आयन का साइज जितना छोटा हुआ और चार्ज जितना ज्यादा हुआ उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। लिखो फिर। हो गया सबका? तो ये हो गया पॉजिटिव आयन का चार्ज और साइज। तो यार नेगेटिव आयन अगर बड़ा हुआ, ठीक है, ये नेगेटिव आयन अगर बड़ा हुआ तो इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ये इसकी न्यूक्लियस से क्या है? बहुत कम पुल होंगे ना, है ना, या बहुत लूजली बाउंड होंगे, है ना। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस है बी की, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम पुल करेगा अगर बड़ा साइज हुआ तो नेगेटिव आयन का, है ना, तो लूजली बाउंड होंगे। तो दूसरा जो है पॉजिटिव आयन उनको इजीली पुल कर सकता है अपनी साइड, हम बोल सकते हैं ज्यादा पोलराइजेशन होता है ना। तो नेगेटिव आयन बड़ा है तो भी ज्यादा पोलराइजेशन होता है। ठीक है,
तो थर्ड फैक्टर हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ एनायन अगर बड़ा है तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम कंपेयर करें LII और LIBR, तो दोनों केसेस में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा यार? LII का। ठीक है, LRI का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर वो ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव आयन का साइज बड़ा है। समझाया? ऐसे ही अगर हम एक और फैक्टर यहाँ पर ले, ठीक है, तो मेनली हमारे पास अब यहाँ से हमने 3 फैक्टर जो देखे उनके बेसिस पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, पॉजिटिव आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, नेगेटिव आयन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा एक और था पोलराइजेशन ऑफ PIGC इज ग्रेटर देन IGC। व्हाट इज PIGC यार? तो PIGC होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और IGC होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो PIGC के देखो, जैसे हो गया हमारे पास Cu पॉजिटिव हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, Ag पॉजिटिव हो गया, Cd2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव हो गया। तो ये सभी जो है PIGC के हैं। IGC की बात करेंगे तो जो S ब्लॉक और S ब्लॉक के जो कैटायन है जनरली, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Ca2 पॉजिटिव, ये सभी IGC वाले हैं। तो PIGC जो है उसका हमारे पास ज्यादा पोलराइजेशन होता है और IGC का कम होता है। तो इस बेसिस पर अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें AgCl एंड LiCl, इन दोनों का कोवलेंट करेक्ट, तो किसका ज्यादा होगा यार? AgCl का। क्यों? क्योंकि इसका पोलराइजेशन ज्यादा है। Ag का पोलराइजेशन इज ग्रेटर देन Li का। Li का तो क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें AgCl एंड MgCl2, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी AgCl का ही ज्यादा होगा, क्योंकि Ag पॉजिटिव का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है और Mg2 पॉजिटिव का इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, 4 MgCl2 के केस में ज्यादा, बट स्टिल यहाँ पर IGC और PIGC को हम मेनली डोमिनेट कराएं। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए जिन पे पोलराइजेशन डिपेंड करेगा। लिखो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक्चुअली तुम्हें आवाज मेरी एक और रीजन से ऐसी आ रही होगी, मुझे कोल्ड हुआ है, तो वो मे बी वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी रफ रफ सुनाई दे रही है।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गए फैक्टर जिन पे पोलराइजेशन डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन, प्रधान सूत्र के एप्लीकेशन या पोलराइजेशन के एप्लीकेशन। तो यार पहले हम सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं। तो देखो क्या है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ये तो हमने देख ही लिया है ना। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये भी एक फैक्टर है यार। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज हम लाइक सॉल्युबल लाइक वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जो नॉन पोलार है नॉन पोलार में सॉल्युबल होगा, जो पोलार है पोलार में सॉल्युबल होगा, है ना। तो वाटर जो है वो क्या है, पोलार सॉल्वेंट होता है। तो उसमें पोलार वाली चीज जो है ज्यादा सॉल्युबल होगी, पोलार वाली मतलब आयनिक वाली, है ना। तो जो आयनिक है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। ओके, तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर कम भी तो हो रहा है ना। और अगर आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, तो इन सभी का कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम कंपेयर करें तो देखो पॉजिटिव आयन सब में सेम है। नेगेटिव आयन देखो, नेगेटिव आयन जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा एजीआई का, है ना। अब अगर हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करें तो हमने बोला कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम सॉल्युबिलिटी। तो मतलब एजीआई का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एजीएफ का। तो सॉल्युबिलिटी जो है उसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली में देखो क्या है, इन तीनों के तो पीपीटी होते हैं, एजीसीएल एजीबीआर एजीआई का तो पीपीटी होता ही है, एजीएफ का नहीं होता है। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें PbF2 PbCl2 PbBr2 एंड PbI2, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो गया, सेम ही हो गया ना। पॉजिटिव आयन सब में सेम है ना। नेगेटिव आयन कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव आयन सबसे बड़ा किसमें है, PbI2 में। तो नेगेटिव आयन जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अपने पास ही हो जाए। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा ना, बिकॉज जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम सॉल्युबिलिटी। क्लियर है सबको? ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी जो है, हम यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से भी देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले लैटिस और हाइड्रेशन वाले से भी देखा। ठीक है, तो होता क्या है, मेनली जो डोमिनेटिंग रहेगा वो लैटिस और हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट ही रहेगा। ओके, सॉल्युबिलिटी के लिए हमें जो अप्लाई करना होगा वो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी वाला, जिसमें हम क्या एंड में क्या कंक्लूजन निकाले कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ओके, तो हमें मेनली सॉल्युबिलिटी के लिए फॉलो यही करना है कि साइज डिफरेंस अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, साइज डिफरेंस अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें यही मेनली फॉलो करके चलना है। हाँ, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन वगैरह आए तो एक्सेप्शन याद रख लेना। ओके, लिख लो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका ना? तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला फैक्टर था या फर्स्ट वाला एप्लीकेशन था, सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट है आयनिक ये सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो यार जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर हो जाता है। और आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होता है। ठीक है, सॉरी पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। आयनिक कैरेक्टर कम होने की वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें LiCl एंड BeCl2 तो किसका ज्यादा होगा यार? देखो BeCl2 का पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, LiCl की। ऐसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें NaCl एंड MgCl2 तो इस भी केस में क्या है, NaCl का ज्यादा होगा MgCl2 से। क्यों? बिकॉज इन दोनों का जो है वो पोलराइजेशन ज्यादा था, ग्रेटर चार्ज की वजह से और छोटा साइज की वजह से। छोटा कैटायन है और चार्ज भी ज्यादा है ना, तो इनके केस में क्या है, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आया, तो इस कंडक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये हमने कंडक्टेंस का ऑर्डर बताया। ठीक है, तो लिख लो ये, एंड इसके बाद ब्रेक है 10 मिनट का। ठीक है, आफ्टर ब्रेक आगे कंटिन्यू करते, 10 मिनट का ब्रेक है। आ गए ना सब लोग? स्टार्ट करें? हमने 2 एप्लीकेशन कर ली है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका भी वैसा ही है जैसे सॉलिबिलिटी का था। तो क्या होता है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो हम यहाँ पर कंपेयर करें NaX MgX2 AlX3। ठीक है, यहाँ पर X जो है इट इज ClBrI। तो अगर यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर हम कंपेयर करें यार, तो क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर यार, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है ना। तो ये हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यार अगर यहाँ पर क्लोरीन हुआ तो थोड़ा अलग रहेगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लोरीन के केस में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाए, और ये इसका रीजन है ड्यू टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो कोवेलेंट कैरेक्टर पे और दूसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी। ठीक है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर से ही हम निकालेंगे, मतलब ये फजांस रूल जो कर रहे हैं इसी से निकालेंगे। लेकिन लैटिस एनर्जी की वजह से भी मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट जो लैटिस एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है यार, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होता है
उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, इस टाइप से डिपेंड करेगा। बट हम मेनली ये बोलेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। कभी कभी लैटिस एनर्जी का फैक्टर काउंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज मेनली हम फॉलो किसको करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को ही मेल्टिंग पॉइंट के लिए फॉलो करेंगे। अब इसी टाइप से देखो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो क्या होगा यार। अब देखो सभी के केस में चार्ज और ये नेगेटिव आयन सेम है। पॉजिटिव आयन का साइज देखो, BH2 सबसे छोटा है ना, तो उसके केस में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा। अच्छा, यहाँ पर भी X जो है इट इज Cl Br एंड I, है ना। फ्लोरीन के केस में जनरली एक्सेप्शन आता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, लिखो फिर और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। हो गया सबका?
बोलो क्या हुआ, अनम्यूट करने के बोल रहे हो क्या? हाँ प्लस सब हो गया सब ओके ठीक है। तो ऐसी टाइप से देखो, अगर हम यहाँ पर लेते हैं MF, MCl, MBr एंड Mi, तो यहाँ पर यार कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा भाई? देखो आयोडीन जो है सबसे बड़ा नेगेटिव आयन है ना, तो जितना बड़ा नेगेटिव आयन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो गया, ठीक है। M यहाँ पर है एल्कली मेटल, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया? ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर ले MF2, MCl2, MBr2 एंड Mi2, ठीक है। यहाँ पर M है एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकंड ग्रुप, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर क्या होगा यार? ऑब्वियसली सेम, आयोडाइड सबसे बड़ा नेगेटिव आयन है, कोवेलेंट कैरेक्टर में वो सबसे ज्यादा जाएगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ओके अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें LiX, NaX, KX, RBX एंड CSX, ठीक है। यहाँ पर X, Cl एंड Br है। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन जितना छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का इस केस में जो ऑर्डर आता है भाई, वो मिक्स तरह से आता है। मतलब इस केस में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर ये रहता है, ठीक है। एंड LiX का सबसे कम हो जाता है। तो ये मिक्स आया, मतलब कुछ पार्ट जो है वो लैटिस एनर्जी की वजह से है और कुछ पार्ट जो है वो फजान या पोलराइजेशन वगैरह की वजह से। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये लैटिस एनर्जी की वजह से, ठीक है। दिस इज ड्यू टू लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका है यार? NaX का है ना। लेकिन अगर जस्ट लैटिस एनर्जी देखते तो LiX का सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना, बिकॉज उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। लेकिन LiX के केस में क्या डोमिनेट कर गया? पोलराइजेशन डोमिनेट कर गया, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो गया। ओके तो ये है ड्यू टू पोलराइजेशन या ड्यू टू कोवेलेंट का। क्लियर है क्या? ठीक है। तो जहां जहां पे एक एक्सेप्शन टाइप का कुछ आता है ना उसको याद रख लो, बाकी जगह तो तुम्हें पता ही है ऑर्डर क्या रहता है, बट जहां पर एक्सेप्शन आता है उसको याद रखो इससे। यस बोलो। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कौन सा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाई हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कौन सा एक्स है भाई, इसलिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा एक्स है, ठीक है। हमने सभी एक्स के लिए नहीं लिखा ना, हमने क्या लिखा है? एक्स जो यहाँ पर क्या Cl एंड Br है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर तुम कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे ना तो कोई भी एक्स हो वहां तो सिंपल हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना उसमें फर्क पड़ते हैं ना, कौन सा एक्स लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। ओके
कोवेलेंट करेक्टर में तो कोई भी एक्स हो जो हम जैसा बोलते हैं कि यार जो फैक्टर है उनके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि किसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसका सबसे कम। जैसे हमने जो ये लिखा है ऊपर LIX वाला जो लिखा है ना, LIX एंड एक्स वगैरह, ये कोवेलेंट करेक्टर सभी के लिए यही रहेगा, चाहे एक्स फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ये वाला ऑर्डर जस्ट किसका रहेगा, Cl और Br के लिए रहेगा। अगर यहाँ पर फ्लोराइड और आयोडाइड आता है तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेंज होगा, ये नहीं रहेगा। क्लियर है? हो गया सबका? है सबका? ओके, तो देखो ये जो ऑर्डर हमने बताया यहाँ पर एक्स या Cl और Br है, ठीक है। अब हम बाकी के लिए भी देख लेते हैं कि बाकी अगर हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन या आयोडीन आता है तो क्या ऑर्डर रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट, ये सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर तो बता ही दिया ऊपर, है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है। तो जब फ्लोरीन लेंगे तो यार मेनली यहाँ पर भी ये लैटिस एनर्जी जो है वही डोमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन एक जगह कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर लेगा। तो देखो हमारे पास ये ऑर्डर आया, मतलब हमारे पास ये आता है, ठीक है। इसका पार्ट जो है वो आता है ड्यू टू लैटिस एनर्जी। लेकिन LIF का कम हो गया, बट कितना कम हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, उतना भी कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मतलब LIF का कम होगा किसकी वजह से, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। बट एक्चुअली फिर भी वो ज्यादा रहा किससे, RBF और CSF से। समझ आया क्या? ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट है लैटिस एनर्जी की वजह से, है ना। ये वाला पार्ट भी है लैटिस एनर्जी की वजह से, और ये जो आया ये आया किसकी वजह से, समझ आया नहीं आया? ठीक है। LIF का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम हो गया ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ कि वो RBF और CSF से कम चला जाए। समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे आयोडाइड की, तो वहां पर देखो क्या है, KI, RBI एंड CSI, इतने वाले पार्ट में लैटिस एनर्जी फॉलो होगा, ठीक है। NaI और KI में थोड़ा सा डोमिनेट कर गया फजार्थ रूल या कोवेलेंट कैरेक्टर, तो उसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो ऐसा है कि LII का तो भाई सबसे कम हो जाएगा,
LII जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन NaI जो है उसका जस्ट KI से कम होगा, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गया KI का, उससे कम हो गया NaI का। तो यहाँ पर देखो ये है ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये भी है ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, बाकी ये है ड्यू टू लैटिस एनर्जी, और ये भी है ड्यू टू लैटिस एनर्जी। समझाया क्या? यस सर। ठीक है। तो NaI और LII का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट कैरेक्टर से कम हो गया, ठीक है। बाकी जगह लैटिस एनर्जी जो है उसी की वजह से रहा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। सेम इसी टाइप से देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब हैलाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की थी, कहाँ गए DX, हाँ इधर देखो, इधर हमने X क्या बोला, ClBrI लिखा ना। तो यहाँ पर भी जब फ्लोरीन आएगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा ऑर्डर, तो वो भी बता देते हैं। तो फ्लोराइड के केस में देखो, जब हम DE की बात करते हैं, मतलब BeF2 वगैरह इन सब की बात करते हैं, तो वहां पर भी BeF2 और MgF2 का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। ओके, तो BeF2 और MgF2 का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। तो BeF2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो गया ड्यू टू फजांस, है ना, या ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर लग रहा है। MgF2 जो है उसका भी थोड़ा सा कम हुआ है ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बाकी ये और ये वाला पार्ट जो है किसकी वजह से है, लैटिस एनर्जी की वजह से। समझ आएगा यहाँ पर भी? ठीक है। दिस इज ड्यू टू लैटिस एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लैटिस एनर्जी। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का हो गया, एंड ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर का हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह पर कैसे डिपेंड करेगा। हो गया सबका?
अभी देखो नेक्स्ट वाला है एप्लीकेशन, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये था हमारे पास थर्ड। फोर्थ है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये क्या है? तो बेसिकली जब हम हीट करेंगे तो मेल्ट नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज होना चाहिए ना। ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन अगर है तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कौन इजीली डिकम्पोज होगा या किसको डिकम्पोज होने में डिफिकल्टी होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यार मॉलिक्यूल कैसा है, मतलब वो उसमें जो आयंस है वो पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक, ये चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो अगर मोनोएटॉमिक आयंस है तो याद रखना लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, लैटिस एनर्जी जो है वो डोमिनेट करेगा। और अगर यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो फिर पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन कंसिडर करना। तो देखो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइज। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। समझ आया? ओके, तो अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें,
अब देखो यहाँ पर क्या है, LiX NX वगैरह में क्या है, मोनोएटॉमिक आयन है कि पॉलीएटॉमिक आयन है? Li पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, Na पॉजिटिव X नेगेटिव, कैसे आयन है? पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है? मोनोएटॉमिक आयन है ना। मोनोएटॉमिक आयन मतलब कि एक आयन में एक ही एटम, और पॉलीएटॉमिक आयन मतलब एक आयन में एक से ज्यादा एटम। ओके, तो बताओ मोनोएटॉमिक आयन है पॉली है? मोनोएटॉमिक आयन है ना यार सब में? अकोला, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो पॉलीएटॉमिक आयन है कि मोनोएटॉमिक आयन है? सर आपने अनम्यूट करने की परमिशन क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे इस वाले केस में आयन मोनोएटॉमिक है पॉलीएटॉमिक है? मोनोएटॉमिक है ना। तो मोनोएटॉमिक के केस में हम क्या यूज करेंगे? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी तो यार इस ऑर्डर में है, तो सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी का। समझ आएगा? अच्छा, सेकंड वाले केस में मोनोएटॉमिक आयन है पॉली है यार? सेकंड वाले में बताओ, ये जो आयन है मोनो है पॉली है इसमें? अच्छा चलो ऐसा ये Mg3N2 में पॉलीएटॉमिक आयन है कि मोनोएटॉमिक आयन? Mg3N2 का बताओ। Mg3N2 में पॉलीएटॉमिक है कि मोनो? पॉली। चलो बताओ कौन कौन सा आयन है इसमें यार? आयन बताओ कौन कौन सा है? कौन कौन सा आयन है बताओ Mg3N2 में? Mg2 plus Mg3 minus Mg2 प्लस and 3 माइनस 3 minus हाँ ठीक है क्या? यस सर। तो ये पॉलीएटॉमिक कहां से दिख रहा है ये बताओ मुझे, इसमें पॉलीएटॉमिक कहां पे है? आयन से एक से ज्यादा है तुम्हें? नहीं ना, एक आयन में एक से ज्यादा एटम थोड़ी है। तो क्या हुए? मोनोएटॉमिक हुए ना। ओके, यहाँ पर जितने भी हमने एग्जांपल लिखे एक्चुअली सब मोनोएटॉमिक के ही। ओके, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो लैटिस एनर्जी वाला ही ऑर्डर रहेगा। तो ये सब हमारे पास जो ऑर्डर ये थर्मल स्टेबिलिटी का हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या? एक से ज्यादा एटम, जैसे OH हो गया, OH नेगेटिव। ओके, तो OH नेगेटिव में कितने एटम है भाई? 2 एटम है ना। तो पॉलीएटॉमिक जब हमारे पास आयन होंगे तो हमें पोलराइजेशन देखना है, लेकिन अगर मोनोएटॉमिक आयन है तो लैटिस एनर्जी देखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
सबका हो गया? Yes, sir. देखो अब ये बताओ कि यार ये हमारे पास कैसे आयन है? ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? चलो देखो Na2O2 में आयन बताओ कौन कौन सा है? Na2O2 का आयन बताओ कौन कौन सा है? Na प्लस और Na प्लस और O2 क्या है? मतलब नेगेटिव वाला क्या है? O2 माइनस है, ओके? Na पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है। दिस इज पेरोक्साइड आयन।
अब देखो एक एटॉमिक कितने, सर एक आयन में कितने एटम है? 2 एटम है कि नहीं है? यस सर, पॉलीएटॉमिक। तो ये पॉलीएटॉमिक हमारा भाई, ये क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक। समझ आएगा? यस सर। पोलराइजेशन देखेंगे, अभी क्या देखेंगे? पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी। तो पोलराइजेशन यार इस केस में सबसे ज्यादा है ना, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। तो हमारे पास अभी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। यस सर। ऐसे बाकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये सभी केसेस जो एक्चुअली है जिनमें नेगेटिव आयन क्या है? पॉलीएटॉमिक है। और जब पॉलीएटॉमिक हमारे पास है तो पोलराइजेशन देखेंगे, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। ओके, तो देखो ये यहाँ से लिथियम कार्बोनेट और इन मतलब ये फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट है इसमें अगर हम देखें तो लिथियम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी सबसे कम है। और एक्चुअली ऐसा है कि यार लिथियम कार्बोनेट भी डिसोसिएट हो सकता है फर्स्ट ग्रुप में, बाकी के कार्बोनेट जो है ऑन हीटिंग डिसोसिएट होते ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। क्लियर है क्या? सबको ठीक है? तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब जब भी हमें थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो आयंस है वो पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है। अगर मोनोएटॉमिक आयंस है तो लैटिस एनर्जी यूज कर लो, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो क्या यूज करोगे? पोलराइजेशन या कोवलेंट कैरेक्टर वगैरह। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमने आज सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी कराया है। तो नेक्स्ट वीक अपना कोई आई थिंक लेक्चर लगा नहीं है, तो एक नेक्स्ट में मैंने हीटिंग इफेक्ट कराया था और हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कराया था। तो मैं तुम्हारे ग्रुप पे उसका लिंक मतलब रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा और नोट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा कमिंग आई थिंक अपना लेक्चर नहीं लगा है। ठीक है, लेक्चर एंड करें या लिख रहे हो? लिख रहे तो बताना, एंड कर दूंगा।